Good morning, students. Namaste. Myself, Seema Agrawal, faculty at FPD, Jyoti Vidyapeeth University. So today we are going to discuss about a few of the deformities of our hand. So for the basic introduction, we all know what a hand is. It has carpal bones, then the metacarpal bones, then the phalangeal bones, then the intrinsic muscles, nerve supply, blood supply. So this is all whole anatomy of the hand, and you know the function, very minute and fine functions, fine activities, gross activities. There are so many kind of activities that are done by our hand, and it is like one of the most essential part of our body that is like necessity for many of the activities of our daily life. So there are few deformities that occurs in our hand. Some are congenital, some are non-congenital. So we are going to discuss few of the deformity, mostly the congenital one. So one of the deformity is syndactyly. Syndactyly is a condition wherein two or more digits are fused together. In one hand there are 5 digits, so if 2 or more digits are fused together, the condition is called as syndactyly. It is one of the most common congenital malformation of the limb, with an incidence of 1 in 2000 to 3000 live births. It is a failure of differentiation in which the fingers fail to separate into individual appendages. Okay, so basically क्या होता है कि हमारे जब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस क्यूब में, तो पूरे के पूरे 5 फिंगर्स जो मेटाकार्पल बोन्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होके ग्रोथ होते हैं, देन फैलेंजेस जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड रहते हैं, तो गैप होता है ताकि हमारी एक्टिविटीज हो पाए, होल्डिंग या अदर एक्टिविटीज है. बट अगर ये जो डिफरेंशिएशन होती है, जो 5 फिंगर्स डिफरेंशिएट करते हैं, जो फैलेंजेस अलग अलग होते हैं, हमारे जो गैप होती है अबडक्शन एडक्शन की जो एक्टिविटी होती है, ये नहीं पॉसिबल हो पाती है 2 से 3 फिंगर्स अगर अटैच हो एक दूसरे से, लाइक यूं करके, तो इस टाइप की कंडीशन को हम सिंडक्टाइल बोलते हैं. ठीक है. So this separation usually occurs during the 6th and 8th week of the embryonic development. So जब embryonic development हो रही होती है तो 6th और 8th week होता है, जो हमारा second trimester चल रहा होता है, उस टाइम पे ये differentiation, ये जो phalanges की differentiation होता है वो होता है. अगर इस टाइम पे वो fail हो जाए किसी न किसी रीजन की वजह से, जेनेटिकल रीजन हो, डेवलपमेंटल रीजन हो, जो भी रीजन हो, सो किसी न किसी रीजन की वजह से अगर वो फेल हो जाए तो जो कंडीशन आती है उसको हम सिंडक्टाइल बोलते हैं. Okay, it's a Greek word. Sin means together. Greek dactylos means fingers, digits. Okay. Syndactyl can be isolated finding, या अकेला सिर्फ हो सकता है या किसी और कंडीशन के साथ साथ हो. मोस्टली फिर अगर हम यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट होती है कि सर्जरी से अगर पॉसिबल होता है वहाँ पे मेटाकार्पल बोन्स अच्छी से प्रेजेंट होती है और जो फिंगर्स होती है उसमें फैलेंजेस भी सही प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहते हैं, हमारा जो ऑपरेटिव सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी एंड अदर प्रोसीड्यूर्स के द्वारा फिर क्या कहते हैं इसको सही किया जा सकता है. ओके. नाउ अगेन polydactyl term क्या होता है? Polydactyl is a deformity in which the hand has one or more extra fingers in any of the 3 places of the hand. ठीक है. सो हमारे हैंड में कितनी उंगलियां होती है? 5 है, जो नॉर्मल है, ह्यूमन एनाटॉमी उसके हिसाब से 5 फिंगर्स है. तो अगर क्या कहते हैं इससे ज्यादा फिंगर्स हो जाए, 5 से ज्यादा फिंगर्स हो जाए, चाहे वह 1 ज्यादा हो या 2 ज्यादा हो, जो भी हो, एक्स्ट्रा 5 से अगर मोर देन 5 फिंगर्स हो रही है तो क्या कहते हैं, हमारा उसको पॉलीडेक्टाइल बोलते हैं. 5 फिंगर्स होने के जो चांसेस होते हैं वो मोस्टली 3 प्लेसेस में होते हैं. सबसे पहला क्या होता है? ऑन द स्मॉल फिंगर साइड. ठीक है, अल्नर साइड. ओके, अल्नर साइड में हमारे इस साइड में अगर एक एक्स्ट्रा ज्यादा हो, या फिर हमारे थंब की साइड में एक्स्ट्रा हो, या फिर मिडल हैंड में हमारे लीस्ट कॉमन में सेंटर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो. ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन एक्टर है, और भी बहुत सारे आपने अपने भी लाइफ में देखा होगा किसी न किसी को जिसकी एक एक्स्ट्रा फिंगर होती है. ओके. सो जो हमारे मोस्ट कॉमन होती है वो फिर ये जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, अल्नर साइड होती है, इसी के साइड प्रेजेंट होती है. उससे कम कॉमन थंब होती है, सबसे कम कॉमन जो होती है, सबसे लीस्ट कॉमन जो होती है वो हमारा सेंट्रल होती है. ठीक है. ये भी मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल है. 1 out of 500 to 1000 बेबीज बर्थ में ये यूजुअली प्रेजेंट होता है.
अगेन इसमें मोस्टली क्या कहते हैं, एक्टिविटी लिमिटेशन या फंक्शनल लिमिटेशन नहीं होती है, कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में। अगर सेंट्रल फिंगर की एराइजल लाइक डेवलपमेंट हो तो वहां पे थोड़ी एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, तो सर्जिकली आप रिमूव कर दो। बट साइड फिंगर्स मोस्टली लाइक लोग नहीं रिमूव कराते हैं। अगर कहीं है ऐसा कुछ जिनको कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टीम जो है वो लो है चिल्ड्रन का एडल्टहुड में जाके, या ऐसा कोई रीजन है, तो वहां पे सर्जरी करते हैं, वरना ऐसा नीड नहीं है। देन अगेन एक्ट्रोडेक्टाइल आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो या नहीं देखा, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी जो प्रेजेंट होता है हैंड में। एक्ट्रोडेक्टाइल क्या होती है? इट्स लाइक अ स्प्लिट हैंड डिफॉर्मिटी, स्प्लिट हैंड और स्प्लिट फुट, ये पैर में भी हो सकता है, जिसको हम क्लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं या लॉबस्टर क्लॉ हैंड भी बोलते हैं। लॉबस्टर भी कैसे होते हैं? दो यूं ऐसे करके सेपरेटेड होता है। सो इज ए स्केलेटल एनॉमली प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग द हैंड्स, मोस्टली हैंड में प्रेजेंट होता है, हाईली वेरिएबल होती है सीवियरिटी इसमें। तो क्या होता है कि पूरा हैंड जो हमारा मेटाकार्पल वाला रीजन है, वहीं से हैंड टू पार्ट में डिवाइडेड होगा, क्लेफ्टिंग होगी उसमें। ओके, अगर हम इसकी रीजन देखने जाएं कि क्या रीजन हो सकती है इसके होने की, तो इट्स लाइक कि मोस्टली जेनेटिकल रीजन होता है हमारा, जो ट्रांसमिशन होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की, उसकी वजह से क्या कहते हैं होता है। ऑल्दो ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स-लिंक्ड मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड। सो एग्जैक्ट काउज अभी तक नोन नहीं है कि या यही काउज है, बट देयर आर थ्योरीज। पर हाँ, जेनेटिकल रिलेशन इसमें दिखता है। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें कि इसमें पैथोलॉजी क्या होती है, तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए लॉन्गिट्यूडिनल डेफिशिएंसी इन सेंट्रल ज़िगज़ाग where the mechanism is thought to be failure of medial apical ectodermal ridge in the developing limb bud. सो जब एम्ब्रियोनिक फेज में क्या कहते हैं लिम्ब बड डेवलप हो रहा होता है, तो जो मीडियन एपिकल, जो सेंट्रल एपिकल है एक्टोडर्म का, वो अगर नहीं प्रॉपरली हो पाता है, प्रॉपरली उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो फिर जो हमारी क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जो सेंट्रल डिजिट है वो अपसेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये गैप दिखता है, एक ऐसे करके क्लेफ्टेड। ये पूरा हैंड का शेप हुआ और वो बीच से ऐसे क्लेफ्ट है, क्लेफ्टिंग है हैंड में। ओके, अब एसोसिएशंस क्या होते हैं, ये अदर कंडीशंस के साथ क्या कहते हैं एसोसिएटेड होती है, जैसे कि ईजी सिंड्रोम है, एक्टोडेक्टाइल है, एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट वगैरह है, या फिर ऑबर्ट सिंड्रोम है। सो देयर आर सो मेनी कंडीशंस इसके साथ क्या कहते हैं ये एसोसिएटेड हो सकती है। ओके, अगेन क्या कहते हैं यहाँ पे भी एज सच मैनेजमेंट, क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल है एंड डेवलपमेंट है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट ही ओनली पॉसिबल है, और बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें करना मुश्किल होता है। अगेन अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक सर्जरी, बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ हद तक करेक्शन और कुछ हद तक हैंड की मूवमेंट लेना, एक्टिविटीज लाना पॉसिबल होती है। बट अगेन सर्जरी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज हैंड हैज सो मेनी इंट्रिंसिक मसल्स, स्मॉल माइन्यूट टेंडन्स एंड सो मच फाइन वर्क. So surgery is also a complex, then post-surgical rehabilitation is also very much long term, like basic एक activities से लेके complex activities तक learn कराना, it's time taking and it's like very slow in prognosis. Okay, then again जो हमारा next congenital hand deformity है वो है ग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा. ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं एएमसी भी शॉर्ट में बोलते हैं. इट इज अ कंडीशन दैट काउज ए न्यूबॉर्न टू हैव स्टिफ, क्रुक्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड जॉइंट्स एट द बर्थ. सो बर्थ के टाइम पे स्टिफनेस भी हो, क्रुकेड भी हो और कॉन्ट्रैक्टेड भी हो जॉइंट्स, दैट काउजेज अ लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन इन मोर देन वन जॉइंट्स. तो फिर हमारे ऐसे कंडीशन को हम AMC बोलते हैं. दिस लैक ऑफ जॉइंट मोबिलिटी इज ऑफ्टन अकम्प्लिश्ड बाय फाइब्रस एंटाइलोसिस. तो यहाँ पे एंटाइलोसिस भी प्रेजेंट होती है, which is an overgrowth or proliferation of tissue in the joint. So AMC is a non-progressive condition that is diagnosed at birth. So again ये congenital है, तो जो birth के time पे जितना जो joints involve होंगे, जितनी ज़्यादा stiffness होगी या crookedness होगी या contracted होगा joint, so ये non-progressive और ज़्यादा progress नहीं करेगी. जैसे कि हमारा CP वगैरह का condition होता है, तो इसमें भी क्या होता है, जो injury हो गई एक बार हो गई, उससे ज्यादा और इंजरी नहीं होनी है, और दूसरे जॉइंट्स नहीं इन्वॉल्व होने, या जिस जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट है वो और ज्यादा खराब नहीं होनी है, और ज्यादा वहां पे क्या कहते हैं इंक्रीज नहीं होनी है, डिजीज की जो पैथोलॉजी है वो और इंक्रीज नहीं होनी है. सो इट इज नॉन प्रोग्रेसिव.
progressive condition. So the primary impairments of the children that are diagnosed with AMC are decreased joint movements and decreased muscle strength and bulk. Okay. सो अगर हम इसकी भी प्रेवलेंस देखें तो 1 in every 3000 बर्थ जो है अगेन यहाँ पे होता है प्रेजेंट। अब हम क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये अभी तक में आप समझ गए होंगे कि मूवमेंट एब्सेंट होगी या फिर डिक्रीज होगी, मसल जो है वो अंडर डेवलप्ड होगी, स्ट्रेंथ कम होगा, बल्क कम होगा, उसके बाद फिर जो बोन्स है वगैरह वो फ्रेज सो बोन्स वगैरह हमारी जो है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल होगी, प्रोन टू लाइक इंजरी होगी। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम अगर देखें कि और क्या क्या एसोसिएटेड कंडीशंस हो सकते हैं, स्लेंडर बिल्ड होगा, बेबी का जो बिल्ड होगा, बॉडी बिल्ड होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, एबनॉर्मली स्लेंडर होगा, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह देखा जा सकता है। उसके बाद फिर कॉग्निशन जो है बेबी की वो भी अफेक्टेड हो सकती है बहुत बार। उसके बाद फिर पेनलेस होगा, बेबी को पेन नहीं फील होगा, यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी, बट ऐसा पेन की कंप्लेंट, डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट बिकॉज ऑफ पेन जो है वो कम रहेगी। सो मोस्ट टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्योंकि हमने देखा क्रोकेडनेस है, स्टिफनेस है, तो जॉइंट ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी पॉस्चर में या किसी न किसी डिफॉर्मिटी में दिखेगी। तो मोस्ट टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, 2 टाइप्स की मोस्ट टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगी फ्लेक्स्ड एंड डिसलोकेटेड हिप, एक्सटेंडेड नी, क्लब फिट, इंटरनली रोटेटेड शोल्डर, फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्स्ड एंड अनलाली डेविएटेड ब्रेस्ट। उसके बाद जो सेकंड प्रेजेंटेशन होती है एबडक्टेड होगी, एक्सटर्नली रोटेटेड हिप होगी, फ्लेक्स नी होगा, क्लब फिट, इंटरनली रोटेटेड शोल्डर, एक्सटेंडेड एल्बोज, फ्लेक्स एंड अनलाली डेविएटेड रिस्ट। सो ये हमारे 2 टिपिकल प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते हैं। अब हम अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से या फिर क्या कहते हैं जितनी इफेक्ट हुई है उसके हिसाब से बेबीज को अगर हम एएमसी में डिवाइड करें डायग्नोसिस करने के लिए किस टाइप की एएमसी है, तो कुछ 4 क्लासिफिकेशंस होती है। क्या होती है, दोज विथ ओनली लिम्स अफेक्टेड, फर्स्ट कि सिर्फ लिम्स अफेक्टेड हुआ है, दोज विथ लिम एंड ट्रंक इन्वॉल्वमेंट, तो लिम के साथ साथ अगर ट्रंक भी इन्वॉल्व हो गया तो हमारा सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड जिसमें लिम, फेस, हेड एंड अदर सॉफ्ट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया। फोर्थ में दोज विथ लिव इन्वॉल्वमेंट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो हमारा अगर कॉग्निशन या अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट भी दिखे तो उसको हम फोर्थ क्लासिफिकेशन में डालते हैं। तो अगर हम बात करें कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज क्या क्या हो सकती है, सो अनडिसेंडेड टेस्टिस दिखती है मेल चाइल्ड में, देन अगेन स्वेलिंग एंड जॉ ओपनिंग वगैरह में डिफिकल्टी होना, वीकनेस होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक एपिलेप्सी होना, डिफेक्ट्स इन न्यूरल माइग्रेशन, सेरेब्रल हाइपोप्लासिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देन हमारा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स भी देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होती ही है। अब हम एटियोलॉजी की बात करें तो एज मैंने पहले कहा कि कुछ भी एग्जैक्ट एटियोलॉजी, एग्जैक्ट काउज नोन नहीं है, और थोड़ा सा जेनेटिकल रेफरेंस देखने को मिलता है, जेनेटिकल लिंक देखने को मिलता है। अगर हम अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की अगेन हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, उसके बाद नर्व कंडक्शन टेस्ट, डीएनए टेस्ट, हम जेनेटिकल रिलेशन को देखने के लिए, तो ये सारा हमारा टेस्ट होगा। इवन हिस्ट्री एंड डायग्नोसिस से ही पता चल जाएगा, कंडीशन से ही पता चल जाएगा। देन जो हमारी अदर क्लिनिकल जो भी टेस्ट है वो सारी जो एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज है वो सारी को कंफर्म करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट वगैरह करते हैं। अब अगर हम फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की बात करें या टोटल मैनेजमेंट की बात करें, अगर टोटल मैनेजमेंट की बात करें सो अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी ज्यादा है, तो उसके लिए अगेन सर्जिकल पार्ट जो होती है, लेंथनिंग है या शॉर्टनिंग है या फिर कुछ करेक्शन है, रिलीज है टेंडन्स वगैरह की, या फिर बोन की क्या कहते हैं ऑस्टियोटॉमीज वगैरह, आर्थ्रोडोसिस वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो ये सारी सर्जरी जो होती है वो की जाती है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, कि उसकी लाइफ को थोड़ा सुटेबल बनाया जाए, उस चाइल्ड की लाइफ को थोड़े इजी बनाया जाए। उसके अलावा ऐसा कुछ मैनेजमेंट नहीं है, उसके अलावा सिर्फ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ही पॉसिबल होता है। अगर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन या ये सारी कंडीशंस होती है देन अगेन हमारा जो मेडिकेशन होता है साथ में वो चलता है। बट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है फॉर द पेशेंट, क्योंकि उसकी होल लाइफ वैसे ही जानी है तो थोड़ा इजी रहे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है, बेड मोबिलिटी है, टॉयलेट ट्रेनिंग है। सो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज जिसमें फिजियोथेरेपी उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट करने की एंड लेस डिपेंडेंट होने की एंड इजी लाइफ के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ के लिए पेशेंट को एजुकेट करने के लिए, उसके पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन गोल वही है, मेंटेन फंक्शन इंडिपेंडेंस फॉर द पेशेंट विद एएमसी, व्हाइल अदर गोल इंक्लूड जॉइंट मूवमेंट एंड मसल एट्रोफी को फर्दर अवॉइड करने के लिए। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन है, स्प्लिंट्स वगैरह की डॉनिंग एंड डॉफिंग रिमूव करना, उसको करना, गेट वगैरह की ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट वॉकिंग की ट्रेनिंग, कास्टिंग वगैरह, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग करना, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह को अवॉइड करना। सो एक्वाटिक थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, असिस्टिव डिवाइस के साथ कैसे वॉक करना है, नहीं करना है, ऑर्थोटिक्स है अगर तो उसको कैसे यूज करना है, क्या उसकी क्या कहते हैं गेट ट्रेनिंग रहेगी, एम्बुलेशन वगैरह इंडिपेंडेंटली असिस्टिव डिवाइस के साथ, डायनेमिक स्ट्रेंथिंग ऑफ मसल ट्रंक जैसे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस वगैरह हैं। और इन्फेंट्स वगैरह में रोलिंग एक्टिविटी, सिटिंग एक्टिविटी, स्टैंडिंग एक्टिविटी, क्राइंग क्रॉलिंग एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें जो होती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो पेशेंट को एजुकेट करता है, उसके पेरेंट्स को एजुकेट करता है एएमसी में। ओके, सो by here we are completing our topic of deformities of hand, and if you have any question you can ask me in our Google Meet class. So do read, and if you read something new then do ask me. Okay, thank you.